नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक की। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय साझेदारी के लिए 2030 की रूपरेखा जारी की गई। दोनों देशों ने सहयोग के लिए 5 क्षेत्रों की पहचान की। इसमें लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और स्वास्थ्य शामिल हैं। देश में कल 3,20,000 से अधिक मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। 3,47,000 से ज्यादा नए रोगी सामने आए। सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों से जल्द कोविड टीका लगवाने की अपील की। मई 2021 में होने वाली जेईई की मुख्य परीक्षा कोविड महामारी के कारण स्थगित। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां जारी। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 5G प्रौद्योगिकी के उपयोग और अनुप्रयोग के लिए परीक्षण करने की अनुमति दी। और बीसीसीआई ने 4 खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित किया। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज वर्चुअल शिखर बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर गंभीर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक के बाद वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में यूरोप और पश्चिमी मामलों के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि बैठक का पहला महत्वपूर्ण निष्कर्ष 2030 के लिए रूपरेखा जारी होना है। द्विपक्षीय सहयोग में क्रांतिकारी बदलाव का लक्ष्य हासिल करने के विजन के अनुरूप दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी का रूप देने के लिए 2030 की महत्वाकांक्षी रूपरेखा स्वीकार की। इससे अगले 10 वर्ष में प्रगाढ़ और मजबूत सहयोग का रास्ता साफ होगा। Both our leaders had substantive discussions on the entire gamut of our ties and exchanged views on regional and global issues of mutual interest. The strong complementarities and growing convergences between the two countries in all these areas were underscored. The first big deliverable of the summit was the launch of the Roadmap 2030. Last year, when the two Prime Ministers spoken on telephone, they had agreed to make this roadmap to transform India-UK ties, and today the two leaders launched the roadmap. The implementation of the roadmap will elevate the India-UK relationship into a comprehensive strategic partnership. इस रूपरेखा में अनेक ठोस, भविष्योन्मुखी और परिणाम केंद्रित गतिविधियों की व्यापक सूची बनाई गई है, जिन पर अगले कुछ महीनों और वर्षों में काम होगा। इसके लिए 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 5 क्षेत्र हैं: व्यक्ति से व्यक्ति के बीच संबंध बढ़ाना, व्यापार और समृद्धि, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्रवाई और स्वास्थ्य। There are 5 areas which have been identified. One is, of course, increasing people-to-people contacts, trade and economy, defense and security, climate action, and health. Its implementation will be closely monitored through an annual strategic review meeting at the foreign ministers level, and this meeting will then report the progress to the 2 prime ministers. Another very important and I would say a big-ticket announcement of the virtual summit was the declaration of enhanced trade partnership. The two-way trade between India and United Kingdom in 2019-20 was of the order of $15.4 billion. Although it has been rising in the recent years, the figures do not reflect the true potential of trade between the world's 5th and 6th largest economies. संयुक्त सचिव ने कहा कि शिखर बैठक की एक और बड़ी उपलब्धि व्यापार साझेदारी बढ़ाने की घोषणा है। 2019-20 में दोनों देशों के बीच दोतरफा व्यापार 15 अरब 40 करोड़ डॉलर का था। उन्होंने कहा कि इस आंकड़े से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार की वास्तविक क्षमता परिलक्षित नहीं होती।
ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने से दोनों देशों के लिए नए और शानदार अवसर उपलब्ध हुए हैं। इन अवसरों और क्षमताओं का पूरा लाभ उठाने के लिए दोनों नेताओं ने आरंभिक निष्कर्ष हासिल करने के उद्देश्य से अंतरिम व्यापार समझौते पर विचार करने सहित व्यापक और संतुलित FTA के लिए वार्ता शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत 2030 तक आपसी व्यापार दोगुने से अधिक बढ़ाना है। दोनों नेता शीघ्र बाजार सुलभ कराने के पैकेज पर भी सहमत हुए। इसके तहत ब्रिटेन भारतीय उद्यमियों के लिए अपने मत्स्य क्षेत्र को खोलेगा, नर्सों को अधिक अवसर उपलब्ध कराएगा, भारतीय नौवहन चालकों के प्रमाण पत्रों को मान्यता देगा और सामाजिक सुरक्षा समझौते पर संयुक्त संवाद करेगा। इसके बदले भारत से फलों, चिकित्सा उपकरणों और स्नातकोत्तर डिग्री की परस्पर मान्यता के बारे में ब्रिटेन के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। भारत विधिक सेवाओं को खोलने की दिशा में भी काम करेगा। दोनों नेताओं ने वैश्विक महामारी की स्थिति और इससे निपटने के सहयोग पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए ब्रिटेन से तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए प्रधानमंत्री जॉनसन का आभार व्यक्त किया। ब्रिटेन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन संयंत्रों सहित महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण भेजने वाले कुछ पहले देशों में से एक था। दोनों नेता कोविड-19 वैक्सीन, उपचार और निदान के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमत हुए। इसके अलावा नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन, नियामक और क्लिनिकल परीक्षण में सहयोग सहित संयुक्त अनुसंधान पर भी बल दिया गया। वर्चुअल बैठक में नई भारत ब्रिटेन वैश्विक नवाचार साझेदारी आरंभ करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रवासन और मोबिलिटी के क्षेत्र में साझेदारी के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक में बेहद सार्थक बातचीत की। श्री मोदी ने ट्वीट पर कहा कि 2030 के लिए महत्वाकांक्षी रूपरेखा के तहत दोनों देशों के संबंधों को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी विकसित करने पर बल दिया गया है। उन्होंने व्यापक FTA की रूपरेखा के तौर पर व्यापक साझेदारी बढ़ाने की शुरुआत का स्वागत किया। इसके तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य है। श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान कोविड महामारी से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने और पेरिस समझौते का लक्ष्य हासिल करने के लिए महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज लंदन में ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर इस समय 4 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। दोनों नेताओं ने प्रवासन और मोबिलिटी साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दोनों देशों के बीच कानूनी यात्रा और प्रतिभावान लोगों का आवागमन सुगम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हैं। देश में वर्तमान समय में कोविड मरीजों की संख्या कुल रोगियों का लगभग 17% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 34,47,000 से अधिक हो गई है। कल देश में संक्रमण के 3,57,000 से अधिक नए मरीजों का पता चला। इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ होने की दर कम होकर 81.91% हो गई। देश में अब तक 1,66,00,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में संक्रमण काफी अधिक है। देश में संक्रमण के 75% से अधिक मामले इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से हैं। कल कोविड से 3,449 लोगों की मृत्यु हुई, जिसे मिलाकर अब तक 2,22,000 से अधिक लोग इसका शिकार हो चुके हैं। अब तक 29,33,00,000 कोविड जांच की जा चुकी है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान निरंतर तेज हो रहा है और अब तक 15,89,00,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम में पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 15 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभियान की शुरुआत के 108 दिनों में 13 करोड़ लोगों को पहला टीका लगाया गया। लगभग 2,90,00,000 लोगों को दोनों टीके लगाए गए हैं। तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 1 मई से टीका लगाने का काम शुरू हो गया है। इस आयु वर्ग में अब तक 4 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान इस आयु वर्ग के 2,15,000 से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया। इस आयु वर्ग के लोग cowin.gov.in और आरोग्य सेतु ऐप पर टीकाकरण अभियान में शामिल होने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी पात्र कर्मचारियों से जल्द टीका लगवाने की अपील की है। इस संबंध में 22 अप्रैल को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने पहले ही एक परिपत्र जारी किया था। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 45 वर्ष और उससे ऊपर के सभी पात्र कर्मचारियों को टीका लगवाने की अपील की थी। उन्होंने इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया कि विभाग ने नॉर्थ ब्लॉक में टीकाकरण के लिए निरंतर शिविर आयोजित किए और www.cowin.gov.in पर पंजीकरण कराने के बाद 18 वर्ष से अधिक के सभी अधिकारी इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने लोगों को वैक्सीन के पंजीकरण कराने संबंधी धोखाधड़ी से सावधान किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने लोगों से आग्रह किया कि अप्रमाणित वेब लिंक पर क्लिक न करें। धोखेबाज वैक्सीन के लिए पंजीकरण के नाम पर ऐसे लिंक भेजकर या प्रतिष्ठित सरकारी संगठन के नाम से फोन कर धोखाधड़ी कर सकते हैं। पीआईबी ने लोगों से आग्रह किया कि वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल या उमंग या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए पंजीकरण कराएं और टीका लगवाने का समय लें। सरकार ने आज मीडिया की इन खबरों का खंडन किया है कि कोविड राहत सामग्री के प्रभावी आवंटन और वितरण में समय नष्ट किया गया। एक टेलीविजन चैनल की इस खबर को सरकार ने भ्रामक बताया है, जिसमें दावा किया गया था कि कोविड सहायता सामग्री की पहली खेप 25 अप्रैल को भारत पहुंच गई थी, लेकिन केंद्र ने इस जीवन रक्षक सामग्री के वितरण की मानक संचालन प्रक्रिया बनाने में 7 दिन लगा दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जीवन रक्षक चिकित्सा सामान के आवंटन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया 2 मई को जारी की गई थी और केंद्रीय तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवंटन और वितरण का कार्य तभी शुरू कर दिया गया था जब महामारी से लड़ने के भारत के प्रयास में वैश्विक समुदाय ने सहायता शुरू की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शनों की उत्पादन क्षमता 3 गुना होकर 1 करोड़ 5 लाख इंजेक्शन प्रतिमाह हो गई है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि देश में रेमडेसिविर उत्पादन करने वाले संयंत्रों की संख्या 1 महीने से भी कम समय में 20 से बढ़कर 57 हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार रेमडेसिविर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है। सरकार ने कहा है कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 38 संस्थानों के चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कोविड महामारी से लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमित लोगों की बहुत अधिक संख्या और बढ़ती मृत्यु दर के कारण स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर बोझ बढ़ा है। वैश्विक समुदाय कोविड महामारी से इस सामूहिक लड़ाई में सरकार के प्रयासों में मदद कर रहा है। कई देश भारत को चिकित्सा उपकरण, दवाइयां, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर उपलब्ध करा रहे हैं। विदेशों से प्राप्त चिकित्सा उपकरणों और सामान के आवंटन के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। रेलवे देश के विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 1585 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। 27 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं और 6 में 463 टन ऑक्सीजन का लदान किया जा रहा है। गुजरात से 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस 244 टन से अधिक ऑक्सीजन दिल्ली ला रही हैं। अंगुल से 60 टन से अधिक ऑक्सीजन लेकर दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस तेलंगाना पहुंच गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ इस महीने के पहले सप्ताह में दिल्ली और इसके आसपास 5 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रहा है। ये जगह हैं एम्स ट्रॉमा सेंटर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और हरियाणा में झज्जर का एम्स। इनमें से 2 संयंत्र आज दिल्ली पहुंच गए और एम्स तथा राम मनोहर लोहिया अस्पताल में
स्थापित किए जा रहे हैं। डीआरडीओ पीएम केयर्स फंड के तहत 3 महीने में देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन के 500 संयंत्र स्थापित करेगा। ब्रिटेन से ऑक्सीजन के 450 सिलेंडरों के साथ भारतीय वायुसेना का एक और विमान आज शाम चेन्नई पहुंचा। इससे पहले आज सुबह वायुसेना के विमान से ऑक्सीजन के 450 सिलेंडर चेन्नई पहुंचे थे। उधर आयरलैंड से चिकित्सा सहायता सामग्री की दूसरी खेप आज भारत पहुंची। इसमें 2 ऑक्सीजन जनरेटर, 548 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 365 वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। सीएसआईआर कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने कोविड उपचार के लिए संभवतः पहली विशिष्ट औषधि विकसित की है। इस औषधि में एंटीबॉडी गुण मौजूद हैं। भारतीय औषध महानियंत्रक ने मनुष्यों पर इसके परीक्षण की अनुमति दे दी है। विनकोव 19 के लिए पहले और दूसरे चरण के परीक्षण अगले सप्ताह दिल्ली और राजस्थान में शुरू होने की संभावना है। Looking forward to the trial results and hopefully it will be some relief to people. So it will be given to people who go to hospital and they are sick. At the moment we have chosen a hospital in Delhi. We are considering among them the Vedanta Hospital, another hospital in Rajasthan in Bikaner. सरकार ने मई 2021 में होने वाली जेईई की मुख्य परीक्षा कोविड महामारी को देखते हुए स्थगित कर दी है। परीक्षा इस महीने के अंत में होनी थी। अप्रैल सत्र पहले ही स्थगित कर दिया गया था। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोविड की वर्तमान स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से राज्य के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति के वर्तमान आवंटन को कम से कम 200 मीट्रिक टन बढ़ाने की मांग की है। राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को लिखे पत्र में आग्रह किया है कि राज्य के 16 जिलों में कोविड संक्रमण में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य को ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति की जाए। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है और स्वस्थ होने की दर बढ़ी है। रोजाना 2,80,000 लोगों की जांच हो रही है और परीक्षण में कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज कहा कि राज्य में सकारात्मकता दर 27% से घटकर 22% हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सप्ताह में पहली बार राज्य में डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या बढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 84.07% पर राज्य की रिकवरी रेट देश की औसत रिकवरी रेट से अधिक है। उन्होंने कहा कि देश की औसत रिकवरी रेट 81% है। टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र के कुल 36 जिलों में से 12 जिलों में मरीजों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। हालांकि अभी भी 24 जिलों में कोरोना मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं और इन जिलों में मामलों की संख्या को कम करने का लक्ष्य है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि राज्य को आवंटित तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का कोटा कम से कम 200 मीट्रिक टन बढ़ाया जाए। उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट सचिव से आग्रह किया है कि राज्य के 16 जिलों में कोविड संक्रमण में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य को ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के निकट स्थानों से ऑक्सीजन टैंकरों के आने से समय की बचत होगी और इससे राज्य के दैनिक ऑक्सीजन मांग प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अस्पतालों के साथ साथ घरों में पृथकवास मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति की सभी व्यवस्थाएं करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हर जिले में घरों में पृथकवास में लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर नामित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी जो भी आवश्यकता है उसके लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करने में मरीजों के रिश्तेदारों की मदद करने को कहा। उधर बिहार में राज्य सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण कल से 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान टीकाकरण केंद्र, बैंक और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान, निजी और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोरोना नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए कोविड प्रबंधन टीम गठित करने का निर्देश दिया है। इस बीच आज केंद्र शासित प्रदेश में अब तक के एक दिन के सर्वाधिक 4,650 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में पंचायती स्तर पर जिलों से गांवों तक एक प्रभावी कोविड प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की उचित कार्य क्षमता पर जोर देते हुए
उन्होंने दोनों संभागीय आयुक्तों को ऑक्सीजन आपूर्ति संयंत्रों की कामकाज पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है। श्री सिन्हा ने कोविड महामारी संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित रखने के लिए धार्मिक नेताओं और चुने हुए प्रतिनिधियों से हर संभव सहायता प्रदान करने का आह्वान किया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कोविड योद्धाओं को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन की भी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत रेजिडेंट डॉक्टरों, पीजी और चिकित्सा अधिकारियों को मासिक 10,000 रूपए, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को 7,000 रूपए और सफाई कर्मचारियों को मासिक 5,000 रूपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। ये वित्तीय प्रोत्साहन 3 महीने की अवधि के लिए होगी और इसका भुगतान इस महीने से आरंभ होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। तमिलनाडु में डीएमके नेता एमके स्टालिन ने घोषणा की है कि मीडिया कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर माना जाएगा। उन्होंने कहा है कि चूंकि मीडिया कर्मी महामारी, वर्षा और गर्मी में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोविड-19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ के डॉक्टर सूर्यकांत चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट भी किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक की। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय साझेदारी के लिए 2030 की रूपरेखा जारी की गई। दोनों देशों ने सहयोग के लिए 5 क्षेत्रों की पहचान की। इसमें लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और स्वास्थ्य शामिल हैं। देश में कल 3,20,000 से अधिक मरीज कोविड से मुक्त हुए। 3,47,000 से ज्यादा नए रोगी सामने आए। सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के कर्मचारियों से जल्द कोविड टीका लगवाने की अपील की है। मई 2021 में होने वाली जेईई की मुख्य परीक्षा कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दी गई है। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 5G प्रौद्योगिकी के उपयोग और अनुप्रयोग के लिए परीक्षण करने की अनुमति दे दी है और बीसीसीआई ने 4 खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को आज चेन्नई में पार्टी का विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उनका राज्य का मुख्यमंत्री बनना तय है। इस आशय का निर्णय आज पार्टी मुख्यालय में हुई डीएमके नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में लिया गया। वे आज रात या कल सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। केरल में नई सरकार के गठन के मुद्दे पर वाम मोर्चे के बीच गहन विचार विमर्श चल रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य पोलित ब्यूरो की बैठक में आज मंत्रियों के नामों और विभागों के बंटवारे पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव विजय राघवन और के बालाकृष्णन भी इस बैठक में शामिल हुए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की कल बैठक होने की संभावना है, जिसमें पिनाराई मंत्रिमंडल की साफ तस्वीर सामने आने और कई महत्वपूर्ण फैसले होने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा ने कहा है कि पार्टी गठबंधन सरकार का एक हिस्सा होगी। पुदुचेरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होगी। बीजेपी के प्रभारी निर्मल कुमार ने कहा कि भर्ती ने 2016 की चुनाव की तुलना में प्रगति हासिल की है। उन्होंने उन लोगों को कड़ा जवाब दिया है जो कहते थे कि बीजेपी कभी सबका में नहीं आएगी। इस बीच एनआर कुकिया रंगसामी एनआर उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसई से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उपराज्यपाल एनआर कहा शपथ ग्रहण की तारीख उनके द्वारा तय होगी। दिन पर मुख्यमंत्री रंगसामी चौथी बार एनडीए सरकार का नेतृत्व करेगी। उन्होंने पुदुचेरी की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि
कि वे पुदुचेरी की विकास के लिए अधिक प्रयास करेगी। एनडीए गठबंधन में एनआर कांग्रेस को 10 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी ने 6 सीटें जीती है। चंद्रमोहन, आकाशवाणी समाचार, पुदुचेरी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद हिंसा की खबरों पर तृणमूल कांग्रेस की कड़ी निंदा की है। राज्य में चुनाव परिणाम के बाद व्यापक हिंसा के बाद भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राज्य के 2 दिन के दौरे पर हैं। इससे पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कल इस मामले में सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। इस बीच भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित हत्याओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि वहां स्थिति वास्तव में बड़ी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि देश के चुनाव इतिहास में ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं देखी गई। लोकतंत्र में जीत के बाद ग्रेशियसनेस होनी चाहिए, जीत को एक्सेप्ट करने में एक गरिमामय तरीका होना चाहिए। आज बंगाल में ये जो तरीका है, जिस प्रकार से आज हम वहां हिंसा देख रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेंगी। 2 करोड़ 28 लाख बंगालियों ने, हमारे साथियों ने हमें वोट दिया है। क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो अपने नैतिकता के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी विचारधारा को चुने? उनको कौन बचाएगा? क्या ममता जी की सरकार, क्या बंगाल की टीएमसी की सरकार, क्या वहां की प्रशासन इनके प्रति निष्ठुर रहेगी? क्या इन 2.28 करोड़ बंगालियों का कोई डेमोक्रेटिक, कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद हिंसा पर स्वतः संज्ञान लिया है। इस संबंध में मीडिया की विभिन्न खबरों का उल्लेख करते हुए आयोग ने कहा कि विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं के बीच परस्पर टकराव और झड़प हुई, पार्टी कार्यालयों और घरों में तोड़फोड़ की गई तथा लूटपाट भी हुई। आयोग के अनुसार ऐसा लगता है कि स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हिंसा पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस से इस बारे में कार्रवाई करने को कहा है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि पुलिस राज्य में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर मूक दर्शक न बनी रहे। आयोग का एक दल कल राज्य का दौरा करेगा। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में पुनर्मतगणना की तृणमूल कांग्रेस की मांग के बीच निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में अंतिम फैसला निर्वाचन अधिकारी का ही होता है, जिसने ये आग्रह अस्वीकार कर दिया है। आयोग ने कहा कि ऐसे मामले में एकमात्र कानूनी राहत यही है कि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जाए। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 5G प्रौद्योगिकी के उपयोग और अनुप्रयोग के लिए परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। ये अनुमति भारतीय एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और एमटीएनएल को दी गई है। इन कंपनियों ने मूल उपकरण निर्माताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट के साथ समझौता किया है। इसके अलावा रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड अपनी स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग से भी परीक्षण करेगी। संचार मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल परीक्षण की अवधि 6 महीने है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 4 खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया है। ये फैसला आईपीएल की कार्यकारी परिषद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपात बैठक में लिया गया। देश में कोविड की दूसरी लहर के बाद आईपीएल प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर काफी आलोचना हो रही थी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में भारत में कोविड प्रबंधन में नवीनतम घटनाक्रम के बारे में सीएसआईआर कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा के साथ एक विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक की। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय साझेदारी के लिए 2030 की रूपरेखा जारी की गई। दोनों देशों ने सहयोग के लिए 5 क्षेत्रों की पहचान की। इसमें लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और स्वास्थ्य शामिल हैं। देश में कल 3,20,000 से अधिक मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। 3,47,000 से ज्यादा नए रोगी सामने आए। सरकार ने 18 वर्ष उससे अधिक उम्र के कर्मचारियों से जल्द कोविड टीका लगवाने की अपील की। मई 2021 में होने वाली जेईई की मुख्य परीक्षा कोविड महामारी के कारण स्थगित। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां जारी।
सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 5G प्रौद्योगिकी के उपयोग और अनुप्रयोग के लिए परीक्षण करने की अनुमति दी और बीसीसीआई ने 4 खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।